गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने क्लास 5th के ज्योग्राफी का 9th चैप्टर जिसका नाम द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि जब हम ऐसे जमीन की बात कर रहे हैं, ऐसे लैंड की बात कर रहे हैं जो पूरा स्नो से कवर है, एक लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, ऐसे में ग्रीनलैंड का एग्जाम्पल सबसे सटीक एग्जाम्पल है। एक देश ग्रीनलैंड जो सबसे सटीक एग्जाम्पल है, जिसकी पूरी धरती लगभग 3/4 हिस्से से ज्यादा हिस्सा जो है वो बर्फ से ढका हुआ है। इस मद में अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड एक ध्रुवीय देश कहा जा सकता है, पोलर रीजन्स के पास है। उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाला यह देश पोल से काफी नजदीक है। यहां का तापमान हमेशा ठंडा रहता है, ठंडा मुल्क है ये, और लगभग 3/4 यानी लगभग 70 से 80% हिस्सा यहां का बर्फ से ढका हुआ है। ऐसे में वहां के क्लाइमेट्स के बारे में तो बता ही दिया मैंने। अब इस ठंडे मुल्क के कुछ दूसरे पक्षों की तरफ चढ़ते हैं, जहां मैं आपको बताने वाला हूं प्लांट और एनिमल लाइफ के बारे में। प्लांट लाइफ की बात करें तो आपको पता है कि वह क्षेत्र, वह देश, वह रीजन पूरा बर्फ से ढका हुआ है। बर्फ से ढके होने के कारण लगभग कोई ऐसी वेजिटेशन वहां पे आसानी से नहीं उग पाती है जो बर्फीली एरिया है। थोड़े बहुत वेजिटेशंस, प्लांट्स हैं उन क्षेत्रों पर जहां बर्फ नहीं है, बहुत कम जगहों पर। आइलैंड वाले इलाके में वहां पे थोड़े बहुत वेजिटेशन पाए जाते हैं, थोड़े बहुत घासें हैं, लिचेंस हैं, कुछ श्रब हैं और थोड़े बहुत ट्री हैं। प्लांट की लाइफ इन क्षेत्रों में बहुत कम होती है, कम समय के लिए होती है, क्योंकि वहां पे लगभग वर्ष के 8 महीने बर्फबारी होती है। 3 से 4 महीने का जो स्पैन है उसी में प्लांट लाइफ होता है, कम समय के लिए। और इनका जो ग्रोथ है वह गर्मी में ही हो पाता है, वह उसी में आगे ग्रो करते हैं, हर्ब्स की तरह से। लगभग हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड में कोई फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है। अगर ऐसे देखा जाता है फॉरेस्ट के हिसाब से वहां कोई फॉरेस्ट नहीं पाया जाता है, फॉरेस्ट की लाइफ वहां नहीं है। थोड़े थोड़े पेड़ हैं, थोड़े थोड़े वेजिटेशन हैं, और ये लोग फर्नीचर्स के लिए, लकड़ी के लिए, वुड्स के लिए, उनसे संबंधित बनाने वाली वस्तुओं के लिए ये दूसरे देशों से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, माफ कीजिएगा, वहां से मंगाते हैं लकड़ियों को। एनिमल्स ऐसे इलाकों में वही सरवाइव कर पाएंगे जो ठंडे क्षेत्रों को सह सके, बियर कर सके। तो प्रकृति ने ऐसे जानवरों को कि खाल पे ढेर सारे बाल उनके वहां होते हैं, उस क्षेत्रों में ऐसे जानवरों के फर होते हैं, बाल बहुत घने होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि वह अपने आप को वहां पे सरवाइव कर सकें, बचा सकें। पोलर रीजन्स में ये जानवर पाए जाने वाले जो जानवर हैं, मुख्य रूप से पोलर बियर, इनकी खाल के ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, जिनके कारण ये आसानी से वहां पे सरवाइव कर सकते हैं ठंडे इलाकों में। कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो आसानी से वहां मिल जाते हैं, जैसे मस्क ऑक्सिन, आर्कटिक फॉक्स, स्नो हेयर्स, रोडेंट, सील। ये जो हस्की भी एक जानवर है, एक तरह का वुल्फ टाइप का है, डॉग जैसा होता है। ये जो जानवर है वहां जो पाए जाने वाले हैं, इनकी सर्वाइवल लाइफ उस क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल पाई जाती है।
सर्वाइवल लाइफ उस क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल होने के कारण ये वहां पे सर्वाइव आसानी से कर जाता है। अब थोड़ा हम इन ग्रीनलैंड के निवासियों के हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा उसको भी जानना चाहेंगे। तो ग्रीनलैंड के जो लोग हैं पहले यूनिट्स यानी एस्किमोस कहलाते थे, जो नॉर्थ अमेरिका से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यहां पे आए थे, पलायन करके, माइग्रेट करके रेड सी के माध्यम से। एक नॉर्वेन एक्सप्लोरर समुद्र के रास्ते आइसलैंड टू ग्रीनलैंड आता है और लगभग 3 वर्ष का समय बिताने के बाद वापस आइसलैंड जाता है, नियरेस्ट यूरोपियन कंट्री, जो यूरोपियन कंट्री का सबसे नजदीकी देश था, और वहां उस नए जमीन के बारे में लोगों को बताता है और वहां के लोगों को इनकरेज करता है कि आप लोग वहां उस क्षेत्र में जाके सेटल होइए, अच्छा जगह है, पीसफुल जगह है, ठंडा मुल्क है, शानदार मुल्क है। वर्ष 1953 की बात होगी लगभग। ग्रीनलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट न होते हुए डेनमार्क का एक हिस्सा बन जाता है, डेनमार्क की राजधानी का एक हिस्सा बन जाता है 1953 में। और 1989 में यह ग्रीनलैंड सेल्फ गवर्निंग बॉडी हो जाती है, इसकी अपनी सेल्फ पार्लियामेंट हो जाता है, जिसपे कंट्रोल जो है डेनमार्क का है। यानी डेनमार्क का कंट्रोल तो था, लेकिन उसकी अपनी सरकार बन जाती है, उसका अपना एक पार्लियामेंट बन जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पे शुरू हो जाती है। 20वीं शताब्दी तक इनका सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन बहुत ही अच्छा हो जाता है और ये छोटे छोटे कस्बों में निवास करके कोस्टल इलाकों में, तटीय इलाकों पे जाके बसने लगते हैं। एक समय के बाद से हार्श क्लाइमेट में अपने आप को ये ढाल लेते हैं। वहां के लोग इस हार्श क्लाइमेट में, यानी इतने विषम परिस्थितियों में, ठंडे मुल्क में भी उनको धीरे धीरे वहां रहने की आदत पड़ जाती है, एडॉप्ट कर लेते हैं उस टेम्परेचर को, उस क्लाइमेट को। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ग्रीनलैंडिक है या फिर कह सकते हैं डेनिश है। एक्टिविटीज में इनका अपना एक फोक आर्ट है, जिसको ये कार्विंग, ड्रम डांसिंग के नाम से जानते हैं, और बहुत सारे इनके अपने सिद्धांत हैं, अपनी संस्कृति है, अपना एक तरीका है, उसी को अपनाते हैं, उसी पे काम करते हैं ये लोग। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, उससे आप काफी कुछ सीखे होंगे। अपना पूरा ख्याल रखिए, घर पर ही सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।